चुटकी नाम की एक खरगोश थी। उसे फोन चलाने का बहुत शौक था, इसलिए वे स्कूल से आते ही अपनी मम्मी टुनटुन लोमड़ी का फोन ले लेती और बस उसमें कभी गेम्स खेलती रहती तो कभी कार्टून वीडियो देखती और इसी तरह से फोन चलाते चलाते उसका पूरा दिन बीत जाता था। सभी चुटकी की इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन चुटकी की मम्मी उससे कहती है, बेटी चुटकी, तुम्हें इतना फोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी आंखें एक दिन कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारी नानी की तरह चश्मा लग जाएगा, समझी ना बेटी? हाँ मम्मी, मुझे पता है, मगर मम्मी मेरी नजर कमजोर नहीं होगी क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और आंखें तो बड़े लोगों की कमजोर हो जाती है, बच्चों की नहीं। इसलिए आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए। चुटकी, फोन को रखो और जाकर अपनी पढ़ाई करो। चलो, बहुत देर हो गई है तुम्हें गेम्स खेलते हुए, अब जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ाई करो। मम्मी थोड़ी देर और ना, उसके बाद चली जाऊंगी। टुनटुन अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। टुनटुन चुटकी को बहुत समझाती थी मगर वह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और वही हुआ जिसका टुनटुन को डर था। चुटकी की आंखें कमजोर हो गई थी। एक दिन चुटकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे चश्मा दिलवा दीजिए ना। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवाती हैं तो मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता और मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम इतना ज्यादा फोन चलाओगी तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, मगर तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। अब लो, हुआ ना वही जो मैं कह रही थी। तभी वहाँ पर चुटकी के पापा भूपेश आ जाते हैं और साथ ही चुटकी का भाई टोनी भी। भूपेश अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे टुनटुन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सब तो आजकल नॉर्मल हो गया है। देखा है ना, आजकल तो बच्चे पैदा बाद में होते हैं, उन्हें चश्मा पहले लग जाता है। बेटी चुटकी, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए चश्मा बनवाने चलूंगा। थैंक यू पापा, देखना मैं सबसे अच्छा चश्मा बनवाऊंगी। अगले दिन चुटकी अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा चश्मा बनवा लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वह उसे काफी पसंद भी आता है। उसका नया चश्मा देखकर उसका भाई उससे कहता है, अरे वाह चुटकी, तुमने तो बहुत ही प्यारा चश्मा बनवाया है। हाँ टोनी, अब देखना मैं कल स्कूल जाऊंगी ना तो कैसे कल सब मेरी तारीफ करते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बात सुन टुनटुन को बहुत बुरा लगता है। चुटकी को अपनी आंखों की फिक्र करने की बजाय फैशन करने की सूझ रही है। अगले दिन चुटकी स्कूल में जाती है तो सभी बच्चे चुटकी का नया चश्मा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह चुटकी, तुम्हारा चश्मा तो बहुत प्यारा है और मैं भी मम्मी से झूठ बोलकर ऐसा ही चश्मा बनवाऊंगी अपने लिए। हाँ चुटकी, मुझे भी ऐसा ही चश्मा बनवाना है। मैं भी अपने घर पर अपनी आंखें कमजोर होने का बहाना बनाऊंगा और फिर मुझे भी तुम जैसा सुंदर चश्मा मिल जाएगा। क्या बात है? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चुटकी और टोनी स्कूल के बाद अपने घर आ जाते हैं। टुनटुन बाजार जा रही थी कि तभी चुटकी भी साथ जाने की जिद करती है तो टुनटुन चुटकी और टोनी दोनों को साथ ले जाती है। तभी वे रास्ते में दिखती है कि एक बूढ़ी गाय जिसको चश्मा लगा हुआ था, वे ठीक से रास्ता पार नहीं कर पा रही थी। तभी टुनटुन कहती है, देखा चुटकी, आंखें कमजोर होने की वजह से वे ठीक से रास्ता भी पार नहीं कर पाई। हाँ मम्मी, बिना चश्मे के तो उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता होगा ना। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं चुटकी से कहती हूँ कि अपनी आंखों का ध्यान रखो, वरना चुटकी की हालत भी एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। ये देखकर चुटकी को बहुत बुरा लगता है और वह समझ जाती है कि आंखें कितनी कीमती होती हैं। वह अपनी मम्मी से माफी मांगती है और कहती है, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से आपकी सारी बातें मानूंगी और फोन भी नहीं चलाऊंगी। अब से मैं अपनी आंखों को ठीक करने के लिए सुबह सुबह योगा भी करूंगी। हाँ चुटकी, तुम अगर मेरी ये बात पहले ही मान जाती तो आज ऐसा नहीं होता, मगर अभी भी समय है, तुम्हारी अभी कच्ची उम्र है, अभी भी तुम्हारी नजर ठीक हो सकती है, इसलिए अब से फोन चलाना बंद करना होगा। चुटकी अब रोज योगा करती और फोन भी नहीं चलाती। धीरे धीरे उसकी आंखें ठीक होने लगी और उसका चश्मा भी हट गया। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी।
काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। एक शहर में आरती नाम की एक हिरन रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टिनी था। टिनी बहुत ही मासूम खरगोश थी। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वो जब घर आई, मम्मी, मैं कभी भी स्कूल में मॉनिटर नहीं बनी हूँ। पता है, मेरा बहुत मन करता है मैं भी मॉनिटर बनूं एक बार, लेकिन मेरे टीचर मुझे मॉनिटर बनाते ही नहीं है।
बेटी तू उदास क्यों होती है? देखना एक दिन तू भी मॉनिटर जरूर बनेगी। बस तू अच्छे से पढ़ाई कर और खुद डिसिप्लिन में रह। फिर देखना कैसे तेरी क्लास टीचर तुझे खुद ही क्लास का मॉनिटर बना देगी। काश मम्मी ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद क्लास के मॉनिटर मोनू लोमड़ की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह स्कूल में नहीं आ पाता और पायल टीचर बहुत सोचने के बाद क्लास के लिए एक मॉनिटर को चूज करती है, जिसमें से एक वह टिनी को चुनती है। बच्चों, क्लास में कोई मॉनिटर ना होने की वजह से मैंने क्लास मॉनिटर के लिए इस बार टिनी को चुना है और आज से क्लास टीचर मॉनिटर टिनी ही होगी। सब इसकी बात मानेंगे। टिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे पता नहीं था कि एक क्लास मॉनिटर का क्या क्या काम होता है और वो क्या करते हैं। मैम, मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि क्लास मॉनिटर क्या करते हैं। अरे टिनी, इतना मत घबराओ, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि क्या काम करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्ची, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है मैम। टिनी को मॉनिटर बने 2 दिन हो गए थे, मगर उसे अभी तक पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी एक दिन टिनी की टीचर पायल मैम टिनी से कहती हैं, सुनो टिनी, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कि कोई बच्चा शोर न मचाए और शैतानी ना करे। ठीक है मैम। पायल मैडम चली जाती हैं। इनके जाते ही बच्चे यहाँ से वहाँ शोर शराबा करने लगते हैं और उनका शोर क्लास के बाहर तक जाने लगता है। टिनी के मना करने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में टीचर आ जाती हैं और ये सब देख टिनी से कहती हैं, ये सब क्या है टिनी? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? और इन बच्चों को तुम चुप क्यों नहीं करवा रही? मैडम, मैंने तो इन्हें बहुत समझाया, मगर ये मेरी एक भी नहीं सुन रहे। अच्छा, ऐसी बात है तो बेटा, अब से जब मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो तुम शैतानी करने वाले बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, फिर मैं आकर उन्हें पनिशमेंट दूंगी। जी ठीक है मैम। और ये लो टिनी, ये अटेंडेंस रजिस्टर है, इसे तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करके आओ। जाओ। ठीक है मैम। अगले दिन फिर से मैडम को काम होता है। वे क्लास से बाहर जाती है तो टिनी मस्ती शोर करने वाले बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। मैडम जब आती हैं तो ब्लैक बोर्ड पर नाम देखकर कहती हैं, ये जिसके नाम लिखे हुए हैं वह हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, चलो। तभी टिंकू शेर, चुन्नू भालू और ओमी लोमड़ा खड़े हो जाते हैं और टिनी से भी गुस्सा हो जाते हैं। तुमने हमारा मैडम को नाम दिया था ना, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से, और ना हम आज से तुम्हारे दोस्त, हमारी कट्टी। टूनी दुखी हो जाती है और अपने घर जाती है। रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, इतनी सी बात से तो दुखी है? तुम तो चाहती थी ना कि तुम मॉनिटर बनो। अब जब मॉनिटर बनी हो तो बाबू, ये सब समस्याएं तो सामने आएंगी ना, लेकिन ऐसे रोने से ठीक नहीं होगा। तुम्हें खुद ही ने सब कुछ ठीक करना होगा। बस थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा मेरी बच्ची। मैं समझ गई माँ, मुझे क्या करना है। अगले दिन वह स्कूल जाती है और हमेशा की तरह मैडम को काम होता है। वो बाहर चली जाती हैं। टिनी सभी पर नजर रखती है। सभी शांत बैठे थे। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा नाम मैडम को नहीं देना चाहिए था, मगर एक मैं मॉनिटर हूँ ना, इसलिए मेरी ये ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम शोर मचाए बिना आराम से बात करोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। ये तो बहुत अच्छा है टिनी, अब से हम शोर नहीं मचाएंगे, अब से हम सभी दोस्त बनकर रहेंगे टिनी। इस तरह से टिनी सभी से दोस्ती भी कर लेती है और मॉनिटर होने की ड्यूटी भी पूरी करती है। जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो
चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। एक जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था।
तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर, आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। एक समय की बात है, एक शहर में चंपक नाम का एक शेर पापा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम रिंकू और पिंकी था। चंपक के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो आदत थी आलस की। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और देर तक सोता रहता था। पापा, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत देरी हो जाती है और टीचर से भी हमें बहुत डांट पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठा करो ताकि आप हमें समय से स्कूल छोड़ सको। अरे बच्चों, मैं सुबह, यही तो दिक्कत है, मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर नींद खुलती ही नहीं। हम भी तो जाग जाते हैं, आपकी नींद बस पूरी नहीं होती। बच्चों, मैं एक ऑटो तुम्हारे आने जाने के लिए लगा दूंगा, जो तुम्हें समय से स्कूल ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। तभी चंपक पापा के पापा यानी कि दादाजी आते हैं। बच्चों के लिए ऑटो लगा देगा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। अरे पापा, आप फिर शुरू मत हो जाना। ऐसा कहकर चंपक पापा काम के लिए निकल जाते हैं, पर वो ऑफिस देर से पहुंचते हैं। पर उन पर तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो हमेशा ही लेट आते थे और बॉस की डांट सुनते थे। बॉस, चंपक, टाइम देखो, आज तुम पूरे 2 घंटे लेट हो, तुम्हारी वजह से क्लाइंट भी चला गया। सॉरी सर, पर मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है। मुझे ही बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है और स्कूल छोड़कर आना पड़ता है। बस इसी में लेट हो जाता हूँ। बॉस को चंपक पापा की बातें सुनकर तरस आ जाता है और वो उसे आगे कुछ नहीं कहते। लेकिन पापा अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आते और हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुंचते हैं और हर दिन एक नया बहाना बनाते हैं। एक दिन तो बॉस को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने
चंपक से कहा, आज से तुम 1 घंटे बाद घर जाओगे। सबके जाने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुककर ऑफिस में काम करना है, समझे? ठीक है सर। चंपक को 1 घंटे और रुककर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश था। तभी चंपक के पास उनके एक कलीग आए जिनका नाम चुन्नू बंदर था। अरे चंपक भाई, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप ध्यान से काम करना, क्योंकि रात को यहाँ भूत आते हैं। एक बार मैं ऑफिस में रुका था, तब एक भूत ने मुझे पकड़ लिया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, पर उसके बाद से आज का दिन है मैं कभी ऑफिस में रात को नहीं रुका। ऐसा कहकर चुन्नू बंदर वहाँ से चला जाता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, असल में कोई भूत वूत नहीं होता। मैं तो 1 घंटा सो जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। काम कौन करने आया है यहाँ? 5 बज जाते हैं और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। चंपक अपने कैबिन में ही बैठा रहता है और सबके जाने के बाद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे से उसके कैबिन के अंदर एक फाइल चलती हुई आ रही है। उसे देख वो डर जाता है। अरे ये फाइल अपने आप कैसे चल रही है? कहीं वो चुन्नू बंदर सही तो नहीं कह रहा था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भूत महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से यहाँ कभी नहीं रुकूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फाइल अभी भी चले जा रही थी। चंपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। गार्ड उसे देखता है तो चंपक उससे कहता है, भाग जाओ, ऑफिस के अंदर भूत है। कौन सा भूत? मैं भी तो देखूं जरा। गार्ड ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि फाइल अपने आप चले जा रही थी। गार्ड फाइल को उठाकर देखता है तो पाता है कि फाइल के नीचे तो एक छोटा चूहा था जो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से चंपक सुधर जाता है और आलस छोड़कर ऑफिस समय पर जाता है। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो। सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ। वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप
आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी, घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी, अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।